हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अक्षय सोनी और स्वागत है आपका एपेक्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आशा है कि आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर में मोलारिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, और उसके रिगार्डिंग जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए आप प्रीवियस लेक्चर के वो सारे एग्जाम्पल्स कीजिए और उसके बाद ये लेक्चर देखना, ताकि हमारा जो चैप्टर है एक सीक्वेंस में, एक रिदम में चलता रहे। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। और उसके बाद आएगा हेनरी लॉ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईआईटी लेवल पे और बोर्ड के लेवल पे भी। फ्रेंड्स, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि मैं एक फिक्स अमाउंट में अगर कोई मैं एक फिक्स अमाउंट में कोई एक सॉल्वेंट ले लेता हूँ और उसमें मैं सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता रहूँ और तब तक उसको डिज़ोल्व करता रहूँ जब तक जो सॉल्यूशन है वो एक सैचुरेटेड मोमेंट में नहीं आ जा, मतलब संतृप्त नहीं हो जाता। एक सैचुरेटेड मोमेंट में जब सॉल्यूशन आ जाता है तो उस अमाउंट को, जितना अमाउंट मैंने सॉल्यूट का डाला है, उस अमाउंट को हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी एंड गैसियस की सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन बोलूं, देखिए सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या रहेगी। मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बोला मैंने अभी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? कोई भी सॉल्यूट। अगर मैं गैसेस के फॉर्म में लेता हूँ या लिक्विड के फॉर्म में या तो सॉलिड के फॉर्म में लेता हूँ, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, कब तक मुझे डालना है, कब तक डिसॉल्व करना है? टू मेक सैचुरेटेड, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, that is called solubility। उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्युबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्युबिलिटी। ओके, तो जितना हम सब्सटेंस डालते रहेंगे तब तक डालते रहेंगे जब तक सॉल्यूशन सैचुरेटेड मोमेंट में नहीं आ जा। वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है, वो सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या हो सकता है? सॉल्युबिलिटी का यूनिट फ्रेंड्स या तो ग्राम पर ml हो सकता है। ओके, मानो कि 100 ml सॉल्यूशन में या तो 100 ml सॉल्वेंट में हम कितने ग्राम सॉल्यूट डालते हैं। ओके, या तो ग्राम पर ml हो सकता है या तो kg पर लीटर हो सकता है। और अगर गैसियस फॉर्म में मैं सॉल्यूशन को बनाऊं, ओके, अगर सॉल्वेंट है वो गैसियस फॉर्म में है तो उसकी सॉल्युबिलिटी हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लेते हैं। क्लियर है? अभी हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, किस चीज पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है यहाँ पर टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी किस तरीके से डिपेंड करती है। अगर सॉल्यूशन बनने की जो प्रोसेस है, मतलब सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, देन हमें मिलता है सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन बनने की जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? मैं जितनी भी हीट मतलब डालता रहूंगा वो हीट को ऑब्जर्व करेगा, अपने अंदर हीट को ऑब्जर्व करता रहेगा। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ओके, बट अगर आपकी जो प्रोसेस है, मतलब सॉल्यूशन बनने की जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है,
अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, मैं जितनी भी हीट डालूंगा वो हीट बाहर आ जाएगी, मतलब अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेगी। ओके, तो अगर पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है तो याद रखना है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी है जो कम हो जाएगी, ये हमें याद रखना है। ओके, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब बढ़ेगी, और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो सॉल्युबिलिटी है कम होती जाएगी। ओके, अभी तीसरा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी किस तरीके से डिपेंड करती है, और सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या है वो हम देखेंगे। अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो या तो सॉलिड है, सॉल्यूट या तो सॉलिड है या लिक्विड फॉर्म में है। अगर सॉल्यूट सॉलिड है या तो लिक्विड फॉर्म में है तो जितना भी प्रेशर हम डालेंगे, मतलब प्रेशर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका कारण क्या है, इसका रीजन ये है कि सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर ऑलरेडी कंप्रेस्ड, बराबर, सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर ऑलरेडी कंप्रेस्ड, दोनों ऑलरेडी कंप्रेस्ड। हमें पता है कि सॉलिड एंड लिक्विड में क्या है, जो उसके जो पार्टिकल्स है वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम उस पर प्रेशर अगर डालते भी है तो भी उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, उसके जो पार्टिकल्स है वो दबते नहीं है, एज इट इज रहते हैं। ओके, बट अगर सॉल्यूट गैसियस फॉर्म में है, यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, मतलब नो इफेक्ट लिख देता हूं यहां पर, तो आपको समझ में आएगा। ओके, अगर प्रेशर में इंक्रीज भी करता हूं फिर भी अगर सॉल्यूट लिक्विड या तो सॉलिड है तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। पर अगर सॉल्यूट गैसियस फॉर्म में है, अगर सॉल्यूट गैसियस फॉर्म में है तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, गैस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस होती जाएगी। जितना मैं प्रेशर लगाऊंगा उतना क्या होगा कि जो वायु है, जो गैस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस होता जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस होने के कारण उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और यही कंसेप्ट पे आता है हेनरी लॉ, और यही कंसेप्ट का यूज़ करके हमें हेनरी लॉ पढ़ना होता है। ओके, मानो कि हेनरी लॉ देखो कहता क्या है, माने कि कोई भी मैंने एक कंटेनर लिया है और कंटेनर में वाटर है या कोई भी लिक्विड है। ओके, लिक्विड है, और लिक्विड पे अगर अलग अलग टाइप के गैस है, उसके सरफेस पे अलग अलग टाइप के गैस है, मानो कि यहां पर ऑक्सीजन O2 है, यहां पर मैं N2 ले लेता हूं, यहां पर मैं H2 ले लेता हूं। ओके, तो क्या बोलता है हेनरी लॉ, क्या बोलता है कि जितना ऑक्सीजन, मानो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है P ऑफ O2, N2 का पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर के बारे में 11th साइंस में 5th चैप्टर में, ओके, स्टेट ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर कैसे कहा जाता है। ओके, ऑक्सीजन इस तरीके से बिहेव करता है कि वो अकेला ही प्रेशर दे रहा है। ओके, नाइट्रोजन इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो अकेला इंडिविजुअली प्रेशर कितना देता है उसको बोलते हैं हम पार्शियल प्रेशर। ओके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, जितना भी हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ती जाएगी। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज होती जाएगी, इन लिक्विड इंक्रीजेस। ओके, जितना भी पार्शियल प्रेशर मैं गैस पे लगाऊंगा, पार्शियल प्रेशर गैस पे जितना भी मतलब लगेगा ज्यादा, उतना ही क्या होगा, लिक्विड के अंदर जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। ओके, तो उस पर एक लॉ आता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ देखिए क्या बोलता है, हेनरी लॉ क्या है, देखिए हेनरी लॉ क्या है कि एट अ गिवन टेम्परेचर अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की सॉल्युबिलिटी को मैं मोल फ्रैक्शन में ले लूं तो एट गिवन टेम्परेचर द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to
proportional to partial pressure, directly proportional to partial pressure on liquid surface। मतलब लिक्विड सरफेस पे जितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी गैस की इन लिक्विड, ये याद रखना है, इन लिक्विड फॉर्म याद रखना है। लिक्विड के अंदर, लिक्विड के बाहर गैस नहीं, लिक्विड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी, लिक्विड के अंदर जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ती जाएगी, और उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। ओके, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना है, याद क्या रखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ P, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस on liquid surface, partial pressure of gas on liquid surface is directly proportional to the mole fraction of a gas in a liquid, mole fraction of a gas in a liquid। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया हेनरी लॉ। याद रखना है, एट अ गिवन टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस in a liquid is directly proportional to partial pressure of that particular gas on liquid surface। याद रखना है ये फॉर्मूला, P is directly proportional to जीटा, इसको क्या बोलते हैं, जीटा, the mole fraction of, क्या बोलेंगे इसको, mole fraction of gas, mole fraction of gas। ओके, इसके नोट बनाई दीजिए, इसको लिख दीजिए। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, P is directly proportional to जीटा। जीटा क्या है, the gas mole fraction of gas in a liquid। ओके, अगर मैं उसको इक्वल कर दूं, मतलब P इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट यहां पर मल्टीप्लाई कर दो KH ऑफ जीटा। ओके, तो यहां पर जो KH मिला है, जो कांस्टेंट मिला है KH, उसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। दूसरी चीज कि ये जो हेनरी कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो देखिए अगर KH को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या होगा, P डिवाइड बाय ऑफ जीटा मोल फ्रैक्शन। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, मतलब जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का यूनिट होगा। मतलब ये हो गया, या तो बार होगा, या तो ATM होगा, या तो mm ऑफ Hg। ओके, जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट है वही KH का यूनिट होगा। अच्छा, अभी हमें यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या मिलता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें फॉर्मूला मिलता है P इज इक्वल टू KHX, KH ऑफ जीटा और KH ऑफ X। अगर मैं उसका एक डायग्राम बनाऊँ, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का डायग्राम बनाऊं, तो देखिए ये जो फॉर्मूला है किसके बराबर दिखता है, कैसे दिखता है मुझे, लाइन के बराबर दिखता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेर y इज इक्वल टू p, जीटा x इज इक्वल टू x एंड kh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, kh इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। देखिए यहाँ पर c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, उसका मतलब क्या हो गया, इसका जो y इंटरसेप्ट है, जो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जो लाइन मुझे मिलेगी वो लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो जीरो है। y इंटरसेप्ट जीरो होने का मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास होगी, किस में से, ओरिजिन में से पास होगी। ओके, और KH क्या है, देखो KH क्या है, m, यहाँ पर m मतलब क्या है, स्लोप, m मतलब क्या है, स्लोप, m इज इक्वल टू, m बराबर क्या होता है, tan थीटा, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू KH, मतलब KH का वैल्यू क्या है, इसके स्लोप के बराबर है। अच्छा, ये थीटा कौन सा होता है, तो याद रखना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बनता है वही थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाती है वही ये tan थीटा है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू P डिवाइड बाय जीटा, और P डिवाइड बाय x भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि KH इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे एक समझ में आती है एक चीज़ कि KH इज इक्वल टू P डिवाइड बाय ऑफ जीटा। उसका मतलब ये हो गया कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीटा, मतलब KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ
कि जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी वैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जैसे जैसे KH की मूल्य KH की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर। एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला है, एक्सपीरियंस से हमें टेम्परेचर और KH की वैल्यू के बीच में एक रिलेशन मिला। क्या मिला, टेम्परेचर और KH के बीच के एक रिलेशन मिला। रिलेशन ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है KH का मूल्य भी इंक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ KH ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है KH की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अच्छा, हमें क्या पता है कि KH की वैल्यू जैसे इंक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, दूसरी क्या चीज पता चली कि टेम्परेचर एंड KH आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो टेम्परेचर इंक्रीजेस KH also increases and solubility decreases. When temperature decreases, टेम्परेचर कम हो जाएगा तब क्या होगा, KH भी कम होगा, KH also decrease, and अगर KH डिक्रीज हो जाएगा तो solubility ज्यादा रहेगी, solubility increases और solubility increases। इसी वजह से देखो क्या होता है कि ठंडे पानी में, पानी का तापमान जब कम होता है, ठंडे पानी में जो गैस होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और इस रीजन की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल मतलब जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको जो टेम्परेचर कम होता है, ठंडा पानी होता है उसमें वो रहने के लिए कंफर्टेबल फील करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक नोट लिख देता हूँ, जो एक्वेटिक एनिमल है फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले जो एनिमल है उनको जब ठंडा पानी होता है, जहां पर टेम्परेचर कम होता है वहां पर वो कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हुआ होता है। ओके, तो ये रिलेशन है टेम्परेचर और KH के बीच में। ओके, तो उसका लिख दीजिए। देखिए यहां पर कुछ KH की वैल्यू दी गई है और उसके सामने वो गैस, पर्टिकुलर गैस है, तो ये जो वैल्यू है उससे हमें ये पता चलता है कि KH की वैल्यू जितनी KH की वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम होगी। मतलब सबसे ज़्यादा KH की वैल्यू किसकी है, हीलियम की। मतलब हीलियम की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम रहेगी विद कंपैरिजन ऑक्सीजन या H2। ओके, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी रहेगी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि उसकी KH की वैल्यू कम है। जिसकी KH की वैल्यू कम होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अभी हमने पढ़ा है कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ओके, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की रहेगी, उसके बाद रहेगा हाइड्रोजन और उसके बाद रहेगा हीलियम। ओके, अब हम फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ में। एग्जाम्पल हेनरीज लॉ के बेस्ड पे रियल लाइफ में हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडा वाटर फिजीज व्हेन ओपन। हमने काफी बार देखा है कि जब हम सोडा वाटर, मानो कि कोई भी थम्सअप ले लो या कोको कोला ले लो, उसका जब ऊपर का जो ढक्कन है उसको जब खोलते हैं तो तुरंत उसमें से गैस निकल जाती है। वो गैस क्यों निकलती है, उसका रीजन क्या है कि जो भी सोडा वाटर में जो बॉटल है उसमें जो CO2 गैसेस है, बॉटल में हमने जब CO2 गैस जब डाला तब वो हाईली कंप्रेस्ड था। हाईली कंप्रेस मतलब उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल के, मानो कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने 50 ATM जितना प्रेशर डाल के उस गैस को मैंने सॉल्युबल किया था, वो पानी में इस तरीके से सॉल्युबल डिसॉल्व हो गया था। जब हम उसको ओपन करते हैं तब उसका जो टेम्परेचर, जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसका प्रेशर कितना हो जाता है, 1 ATM, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। मतलब 50 ATM से डायरेक्टली 1 ATM, मतलब प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और हमें पता है कि प्रेशर जब डिक्रीज होता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी एक फटाक से डिक्रीज हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी तुरंत डिक्रीज होने के कारण जो गैस है वो डायरेक्टली बाहर आ जाती है। ओके, तो व्हेन सोडा वाटर डायरेक्टली बाहर आ जाता है जब प्रेशर कम होता है। क्लियर हो गया, कंप्लीट है। पहले क्या होता है, हाई प्रेशर पे
CO2 वायु को डिसॉल्व करते हैं। जब हम ढक्कन ओपन करते हैं तो उसका जो प्रेशर है वो 180 m हो जाता है, मतलब प्रेशर एकदम से डिक्रीज होता है। प्रेशर एकदम से डिक्रीज होने के कारण जो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 है वो भी एकदम से डिक्रीज हो जाती है। ओके, उसके बाद क्या है कि एट हाइट या एट हाई अल्टीट्यूड, मतलब माउंटेन पे जब ऊपर जाता है कोई भी पर्सन, जब माउंटेन पे हम जाते हैं तो जैसे जैसे माउंटेन पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, जो प्रेशर है वो कम होता है। प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है कि जो हवा में जो ऑक्सीजन है वो हमारी अंदर ब्लड में बहुत ही कम डिजोल्व हो पाती है, और बहुत ही कम डिजोल्व होने के कारण क्या होता है, हमें एनोक्सिया हो जाता है। एनोक्सिया का मतलब क्या हो गया, हमें थकान महसूस हो जाती है, मतलब टायर्डनेस आ जाती है। क्या हो जाता है, टायर्डनेस आ जाती है। माइंड बराबर काम नहीं करता, माइंड है वो बेचैन हो जाता है, हमारा चेतातंत्र काम करना बंद हो जाता है। क्यों, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे क्या होता है कि प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने के कारण देखो, जैसे प्रेशर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। प्रेशर कम होने के कारण हमारे जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन भी डिजोल्व कम होता है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, और उसकी वजह से कम ऑक्सीजन की मात्रा होने के कारण हमें एनोक्सिया हो जाता है। और एनोक्सिया क्या है, टायर्डनेस हो जाती है, माइंड बराबर हमारा काम नहीं करता उस टाइम पे। और थर्ड वन क्या है फ्रेंड्स, स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर क्या होते हैं, वो समुद्र के अंदर गहराई तक वो जाते हैं। स्कूबा डाइवर क्या होते हैं, समुद्र के अंदर गहराई तक जाते हैं। मानो कि स्कूबा डाइवर जब समुद्र के अंदर गहराई में जब जाते हैं तो क्या होता है, जो प्रेशर जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे, जैसे जैसे वो अंदर जाएंगे, प्रेशर बढ़ने लगेगा। पानी की वजह से, ऊपर पानी है, पानी की वजह से प्रेशर बढ़ने लगेगा। प्रेशर बढ़ने के कारण जो स्कूबा डाइवर है उसके ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उसके ब्लड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व होते हैं। और जब वो स्कूबा डाइवर धीरे धीरे करके सरफेस पे आ जाता है, धीरे धीरे करके वो जब सरफेस पे आ जाता है, ऊपरी स्तर पे आता है, तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो ब्लड में रहा हुआ जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है वो बबल के रूप में बाहर आता है, बबल के रूप में बाहर आ जाता है। बबल के रूप में बाहर आने के कारण जो ब्लॉकेज की समस्या होती है, क्या हो जाता है, जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। ओके, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो तीन जो एग्जाम्पल थे हमने हेनरी लो के रियल लाइफ के, ये जो तीन एग्जाम्पल हमने दिए है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है ऑन दी हेनरीज लॉ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हेनरी लॉ के बेस पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल दिया है, क्या है कि वैल्यू ऑफ KH फॉर अ CO2 एट 298 केल्विन इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल में दिया गया है। क्या है, पास्कल में। देन कैलकुलेट द मास ऑफ द CO2, क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द CO2 डिजोल्व इन द 500 ml सोडा एट 2.5 atm एटमोस्फियर, एट 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन पे हमें दिया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें KH की वैल्यू दी गई है। KH की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, KH इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ओके, और प्रेशर हमें कितना दिया गया है, प्रेशर ऑफ दी CO2 का प्रेशर हमें कितना दिया गया है, 2.5 atm, 2.5 atm। अच्छा, 1 atm इज इक्वल टू कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵, 1.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। याद रखना है पास्कल और एटीएम के बीच का जो रिलेशन याद रखना है, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, दूसरी क्या चीज दी गई है, बस इतना ही दिया गया है। आगे जाके हमें CO2 का मोलर मास फाइंड करना होगा। तो CO2 का मोलर मास कितना रहेगा, 12 प्लस 32 कितना रहेगा, 4 एंड 44 ग्राम पर मोल। अच्छा, और H2O का कितना रहता है, H2O का कितना रहता है, 18 ग्राम पर मोल। अच्छा, देखिए हेनरी लॉ का यहाँ पर यूज करना होगा। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हेनरी का जो कांस्टेंट है वो मुझे दिया गया है। तो P इज इक्वल टू क्या है हेनरी लॉ, P इज इक्वल टू KH और जीटा, KH इंटू जीटा। जीटा क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड।
लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है वो दिया गया है। P इज इक्वल टू कितना है, P इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ KH कितना दिया गया है 1.67 इंटू 10⁸ इंटू जीटा, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना मिलेगा मुझे 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 10⁵ डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁸। ओके, इसको एज इट इज रखते हैं। अच्छा, अभी फाइंड क्या करना है मुझे, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल ऑफ CO2 एंड वाटर। ओके, ये तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला Na डिवाइड बाय Na प्लस NB। ओके, तो मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O। अभी याद रखना है, देखो वाटर की कंपैरिजन में जो CO2 का मोल होगा वो बहुत ही कम होगा, वाटर की कंपैरिजन में CO2 का मोल बहुत ही कम होगा, इसकी वजह से H2O इज मोर ग्रेटर देन मोल ऑफ CO2। तो इसको हम इग्नोर करते हैं, N ऑफ CO2 मतलब मोल ऑफ CO2 को हम इग्नोर करते हैं, तो क्या रहेगा देखो मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय H2O के मोल। CO2 का मोल कितना रहेगा, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास मतलब CO2 का मास तो मुझे फाइंड करना है, CO2 का मास फाइंड करना है, उसके लिए मैं उसको x एज्यूम कर देता हूं। CO2 का मोलर मास कितना रहेगा 44 डिवाइड बाय H2O का गिवन मास दिया गया है, नहीं सर H2O का गिवन मास नहीं दिया गया। याद रखना है H2O का गिवन मास ऑफ H2O यहां पर 500 ml दिया गया है। हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की वो 1 ग्राम पर ml है, इसलिए हम क्या करेंगे 500 ml इज इक्वल टू 500 ग्राम। ऑलवेज याद रखना है, अगर हमें डेंसिटी नहीं दी गई है तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही लेनी है, 1 ग्राम पर ml उसकी डेंसिटी लेनी है। तो गिवन मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 500 एंड मोलिकुलर मास कितना रहेगा 18। ओके, और x ऑफ CO मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना मिला है मुझे 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁸। अगर x की वैल्यू मैं फाइंड करूं तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए 2.5 इंटू 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁸। 18 ऊपर चला जाएगा मतलब नीचे, मतलब 18 नीचे आ जाएगा और 500 ऊपर चला जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 44। इसका जो आंसर आएगा वो होगा रिक्वायर्ड मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 इसका जो आंसर होगा। मैं आपको आंसर कैलकुलेट करके दे देता हूं, इसका आंसर रहेगा 1.7 ग्राम ऑफ CO2। क्लियर है? तो आशा है कि फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने, हेनरीज लॉ ओके एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार इसकी अच्छी खासी नोट बना देनी है और उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें,